अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 21 जून 2025 हफ्ते का दिन है। एक तो जब कल मैंने मीडिया से गुफ्तगू की थी नज़रबंदी के ऑर्डर्स के हवाले से, ग़ालिबन वो चला नहीं सकी टीम। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वो मेरा क्लिप और आलिया हमज़ा के साथ जो फ़ैसला किया कि मुख्तलिफ़ क़वानीन को चैलेंज करना है, वो आप देख सकेंगे। आगे चलते हैं बातों की तरफ। मिशेल ओबामा और जो बाकी बातें उन्होंने की वो सुनने वाली हैं, समझने वाली हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खुल्लम खुल्ला ऐलान, चैलेंज कर दिया उन्होंने। और 9 मई की ज़मानतें क्या हो पा रही हैं, शामी मुकरशी का क्या हुआ, और कराची बार ने जजिस को क्यों सराहा, ये देखिए ये बड़ी बात है, ये समझने की बात है। वरना तो आपके यहाँ हमारे यहाँ चंद बार ऐसी हैं जो डिवाइडेड हैं फॉर सर्टन एडवांटेजेस, जो चंद फ़ायदों के लिए वो तकसीम है। तकसीम नहीं होना चाहिए, ये तकसीम का अमल अच्छा नहीं है। मिशेल ओबामा ने कहा था कि वाइट हाउस में रहना बहुत महंगा पड़ता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि आप जो कुछ खाते पीते हैं उसके पैसे अदा करने पड़ते हैं। हत्ता कि अगर हमारे बच्चे हमारे साथ सफ़र करते हैं तो उनकी सफरी अखराजात भी हमें देना पड़ते हैं। और ये एक सुपर पावर अमेरिका की कहानी है। और दूसरी तरफ लाखों की तनख्वाहें और भरपूर इजाफे और उसके साथ मुराद अलहदा। गरीब ने तो फिर पिस ही जाना है जब IMF भी नहीं बोलता इन बातों के ऊपर। ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बात हो रही है जहाँ पर जो है ना, आपका मेडिकल का ख़र्चा, मुल्क से बाहर जाना, मुल्क के अंदर आना, आपके कैंप हाउसेस, आपके घर, आपके दफ्तर, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के देखिए कितने कैंप ऑफिस होते थे। कोई इस पर बात करेगा? अभी मरीज अफसरों के बहुत से होंगे, मेरे पास तफसीलें नहीं हैं। जितने भी होंगे एक आध तो होगा ही ना कैंप ऑफिस, या फ़र्ज़ करें ना सही इनके अपने उनकी सिक्योरिटी के अगर ख़र्चे एक आम आदमी को बर्दाश्त करने पड़े तो लग पता जाए। तो तब यही वजह है कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाते। और वो मुल्क बहुत आगे हज़रत कायदे आज़म ने जिस तरह से मामला को चलाए थे, अगर उस तरह चले होते तो ये हालात ना होते और ये वाक़यात ना आप देख रहे होते। यही एक तकलीफ़ दह बात है। ईरानी इंटेलिजेंस की नाकामी क्यों? क्या ये खबर गलत है या सही है? BBC न्यूज़ के मुताबिक ईरान के अंदर इसराइल के मुकामी एजेंटों ने कारोबारी सरगर्मियों का धोखा देते अपना मिशन मुकम्मल किया और कार्रवाई के दौरान इराक़ के रास्ते गुजरने वाले ट्रक, तजारती कंटेनर और मुसाफिरों के सामान में थोड़ा थोड़ा करके सामान मुंतकिल हुआ। वही बात अब देखिए अब आ रही है। मोसाद के एजेंटों की जानिब से कायम किए गए खुफिया अड्डों पर ऐसा निशान तश्कील दिया गया जिसमें बनने वाले ड्रोन हमलों में इस्तेमाल हुए। ईरान के रे शहर में एक 3 मंजिला इमारत दरियाफ्त हुई जिसके बारे में कहा गया कि यह खुद खुश ड्रोन बनाने और ज़ख़ीरा करने का अड्डा था। इसके बावजूद ईरान इस्तकामत का पहाड़ बना हुआ है। और इतलात के मुताबिक ईरान ने आयरन डोम को ट्रैप किया हुआ। सुपरसोनिक मिसाइलों के साथ छोटे मिसाइल भी दागे गए जो आयरन डोम को ट्रैप करके सुपरसोनिक के लिए रास्ते क्लियर कर रहे थे। आयरन डोम के लिए बड़े मसाइल हैं उनके लिए, और वो कब तक बचाना चाहेंगे, वो लगे हुए हैं अपने तई। लेकिन असल जो बात है, वो बार बार कहता हूँ कि ये बात ग़ज़वा हिंद की तरफ जा रही है। ये चीज़ें क़यामत की तरफ जा रही है। अब क़यामत कब आ रही है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि चंद सालों में आ जाएगी। एक टाइम है, उसे असेस किया जा सकता है कई चीज़ों को, और लेकिन वो कुर्बत के करीब चीज़ें आ रही हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि ट्रंप के साथ किसी सियासी लीडर ने नहीं बल्कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। तो इसलिए पाकिस्तान के अब बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिल रही हैं। और ये बात उन्होंने साथ एक मेन बात जो करने वाली है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हदायत के बगैर बजट नामंजूर करने का फ़ैसला अक्सरियती है और ये आइन और कानून के मुताबिक है। अच्छा, इसमें कई मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। आपको याद होगा कि कौमी असम्बली तहलील और डिफेक्शन पे भी अगर देखा जाए, वज़ीर आला के एतमाद और अदम एतमाद और मनी बिल के ख़िलाफ़, यानी बजट को चलाना है, मुल्क अगर चलाना है तो बजट पास करना, मुल्क कैसे चलेगा? और इस पर सोचने वाली बात है, क्या असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाएंगी? ये भी देखने वाली बात है। वो तो चाहेंगे, दुश्मनान तो चाहेंगे कि
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो जाए, ख़त्म हो जाए, नए इलेक्शन की तरफ जाए और नए इलेक्शन में जो मर्ज़ी की तरफ ले जाए, अगर तहलील हो जाती है और अब बजट पास करने के हवाले से इन हाउस कोई तब्दीली आती है, बजट तो पास करना है, इमरान खान साहब को दिखाना है और हुकूमत को, और अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत ये काम करती है या नहीं करती। मैं समझता हूँ कि इसमें बाकायदा जो टीम है, टीम की मुलाकातों के लिए बाकायदा पटिशन दायर करनी चाहिए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी, नैब को पार्टी बनाकर कि जनाब नैब फैसिलिटेट करे, सारी नैब मुलाकात करे, जो कि नैब के मुलज़िम है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा। इसी तरह दूसरा काम जो करना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करें और वहाँ से मुलाकात के लिए बाकायदा जाएँ कि बजट के लिए जाना है, मुशावरत करनी है, पार्टी लीडरशिप है और यानी आपको इस तरह भी जाना है। असेंबली हाथ से नहीं जाने देनी, आपने याद रखिएगा। असेंबली एक दफ़ा इक़्तिदार आपसे गए तो जो आप मज़े ले रहे हैं, जो आपको फ़ायदे हैं या जो आपको एडवांटेजेस हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठ के कम से कम आप एहतजाज कर सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं और कई मामला आप लेकर चल सकते हैं, वो रुक ना जाएँ कहीं। इस्दारे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के जलाओ गिराओ के 2 मुकदमों में शाह महमूद कुरैशी की 2 ज़मानती दरखास्तों पर फैसला महफूज हो गया। इंतज़ारी दहशतगर्दी के जज मंजर अली गिल ने ज़मानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की और दलाइल देते हुए शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई का इल्ज़ाम साबित नहीं होता, FIR में साजिश करने का जिक्र नहीं है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को एहलिया के इलाज के लिए कराची में थे। मुकदमा में शरीक मुलज़मान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है और इस्तदा की गई है कि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। ये थाना शादमान जलाओ गिराओ और जना हाउस के बाहर सरकारी गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज है। इसमें तो कोई शक नहीं कि शाह महमूद कुरैशी नहीं थे, क्रिमिनल कंस्पिरेसी है नहीं। वो इमरान खान पर भी लगाने की कोशिश की है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी देखे इतने अरसे से खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं और ये बड़ा मुश्किल काम होता है जेल में रहना, जेल में से चीज़ों को फेस करना, फिर आगे लेके आना, ये इतना आसान काम नहीं है। और इमरान खान साहब की जो 9 मई की ज़मानतें हैं, अब वो सारे बहस सुन ली है, बहस सुन के उसको एजाज चौधरी के साथ रख लिया गया है जो पीर को समाअत होनी है। और मैं 5 जजेस का लाहौर हाई कोर्ट का अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, बारहा मैं जिक्र करता हूँ, आपको पता है, हर बार मैं जिक्र करता हूँ इस बात का कि नहीं जनाब, ये सारी बातें जो है ये देखने वाली हैं, ये करने वाली हैं, ये सोचने वाली हैं और हमें पता नहीं चलता, हमें हालात और वाक़यात का अंदाज़ा नहीं होता, हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि क्या हालात और वाक़यात हैं। लेकिन 9 मई में जिस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश की थी वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका एडवांटेज ये ले गए। उसका 9 मई के वाक़े के बाद, सानहे के बाद, ये वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हुआ है वो आप सब लोगों के सामने। मैं 9 मई में मैं तो UK में था, उस दिन आना था, लंदन में आया हुआ था, वाक़या हो गया 17 मई को मैं पाकिस्तान आया था। मैंने 5 दिन का टूर आगे बढ़ा लिया था, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें अवेलेबल। कराची बार एसोसिएशन जजिस तबादला सीनियरिटी केस में अकलीती फ़ैसला लिखने वाले 2 जजेस जो हैं, जस्टिस नईम अकबर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद को अपनी हलफ की पासदारी और बिला खौफ और रग़बत आइनी असूलों की तशरीह करने पर सराहा है और अक्सरियती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। अब जो कि इंट्रा कोर्ट अपील का राइट है तो इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की जा सकती है। और जो मैंने आपको हिंदुओं लड़कियों के अगवा वाला जो मामला था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, उसका ड्राप सीन आ गया। यानी जो ये कह रहे थे ना कि मुसलमानों को अगवा करके लेकर गए हैं, शहदादपुर की अदालत में मुसलमान होने वाली 3 बच्चियों ने अपनी मर्ज़ी और रज़ा खुशी बना दबाव के मुसलमान होने का बयान रिकॉर्ड कराया। 3 लड़कियों ने शहदादपुर कोर्ट में आज सुबह एक बयान रिकॉर्ड कराया कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, ज़बरदस्ती और हिंदू लड़कियों को और लड़के से इस्लाम कबूल कराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार निजी स्कूल के प्रिंसिपल जुल्फ़कार खासखेली और फरहान खासखेली को शहदादपुर अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अदालत में लड़कियों और लड़कों ने वारसों के पास जाने से इनकार करते हुए अपनी रज़ा खुशी से इस्लाम कबूल करने का बयान दिया है। अब ये मैं आपके सामने कल भी कह रहा था, कल मेरे टॉपिक के अंदर ये टीम ने चीज़ें ऐड की हुई थी कि इस पर भी गुफ्तगू करनी है। मैंने जानबूझ के इस पर गुफ्तगू नहीं, तो मुझे पता है कि ये NGOs वगैरह या बाकी लोग इस बात का इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं इन चीज़ों से। एक्सप्लॉइट नहीं होने देना हमने चीज़। हाँ, प्रोग्राम के आखिर में जो मैंने बात कही थी 2 चीज़ें, अपना नज़रबंदी की ऑर्डर्स और आलिया हमज़ा की जो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनिएगा।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज लार्जर बेंच पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा 5 मेंबर लार्जर बैठा था। आज नज़रबंदी की ऑर्डर आपको पता है ज़ैनब उमैर साहब की तरफ से और यासर गिलानी साहब की तरफ से ये आइनी दरख्वास्तें दायर की थी। वो आइनी दरख्वास्तें वापस ले ली हैं, मगर क्यों वापस ली हैं आज अदालत के सामने रखा कि आर्टिकल 10 से आने के बाद जो MPO का कानून है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ लिया जाता है, हज़ारों लोगों को पकड़ लिया गया और एक ही ऑर्डर से विड्रॉ कर लिया गया। यानी एहतजाज धरना अगर कोई दूसरी सियासी जमातें करें तो वो कर सकती हैं, 144 का नफाज लगा लें, वो भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, बाकी किसी जमात के नहीं है। आर्टिकल 10 लेने के बाद 3 तजावीज़ अदालत ने मुझसे पूछी कि इस कानून में क्या होना चाहिए। अदालत ने ये आइनी दरख्वास्तें जो हैं हुकूमत पंजाब को भिजवा दी हैं। 3 जो गुजारिशात की हैं मैंने, सबसे पहली गुजारिश की है कि इसके लिए जुडिशल ओवरसाइट, यानी अगर नज़रबंदी का ऑर्डर जारी करना है वो एग्जेक्टिव ना जारी करें, वो बिल्कुल उसके लिए तरीका है कि अदालती अमूर सामने हो और वो फिर ऑर्डर जारी किए जाए। दूसरा, अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो फ़ौरन अपील का राइट दिया जाए, फ़ौरन हक़ राय दिया, हक़ अपील दिया जाए। नंबर 3, अगर आर्बिट्री डिटेंशन हुई है सारे मामलात में, एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तो उसके खिलाफ करोड़ों रुपया जुर्माना हो। अगर किसी आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया, किसी औरत को गिरफ्तार कर लिया है, डिटेंशन ऑर्डर दिया तो सख्त जुर्माने होने चाहिए। इससे ये होगा कि जो आर्बिट्री डिटेंशन है जिसको मर्जी चाहे उठा ले वो बंद होगा। मैं आज समझता हूँ कि ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जीत है। 1960 से ये कानून इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने ये मैटर लिया कि इस तरह से नज़रबंदियाँ नहीं हो। कोई भी सियासी जमात हो, हमारा ताल्लुक इससे नहीं है, कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन मुल्क में सियासी अमल जारी रहना चाहिए। मामला जो है कुछ टाइम के साथ कि इतने वक्त के अंदर जो है हुकूमत इसमें तरामीम करेगी इस कानून के अंदर, ताकि नज़रबंदियाँ ऐसे ना जारी हो जाएं। हुकूमत की परेशानी थी कि मुहर्रम आने वाला है, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी होने चाहिए। मैं अज़हर सिद्दीक साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैं बहुत इनके शुक्रगुजार भी हूँ। अभी मैं बाद में मीडिया टॉक करूँगी खान साहब के केस के बाद। अभी मैं सिर्फ अज़हर भाई का इनका बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल की जितनी भी चीज़ें होती हैं हम अज़हर भाई को भेजते हैं और अज़हर भाई फ़ौरी तौर पर अगले दिन ही हमारे बिहाफ पर अदालत में पेश हो जाते हैं। मेरे जितने केसेस हैं जो मैंने यहाँ पर चैलेंज किए हुए हैं मेरे बिहाफ पर, अज़हर सिद्दीक साहब देख रहे हैं। जैसे जो मरियम नवाज़ साहिबा ने 60 सफ़ों का अपनी तशहीरी मुहिम शुरू की थी, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया हुआ है। और इनकी जो जिससे कह लें वकालत से उनको इतना खौफ हुआ और हमारे केस से इतना खौफ हुआ कि उनको बिल लाना पड़ा उसको रोकने के लिए। लेकिन हम इनको अदालती महाज पर, अवामी महाज पर और इसी तरह से बाकी भी ये जो काम करें हर महाज पर इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देंगे। आज अगर अज़हर भाई की कॉज लिस्ट मेरे हाथ में ना होती तो शायद मैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ना आ सकती, क्योंकि मुझसे वो ये कह रहे थे कि जी आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने तो कॉज लिस्ट दिखा के कहा जी मेरा तो केस लगा इसलिए मुझे अंदर जाने दें। सो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि नज़रबंदी के ऑर्डर्स के ऊपर इनके जो केस हैं, जिसमें ज़ैनब बीबी जो है हमारी एक्स MPA साहिबा ये पिटिशनर हैं, उसके ऊपर भी आज ही आपको ब्रीफ करेंगे। बाकी हमारी चीज़ों के ऊपर जितने पिछले 1 साल में पंजाब हुकूमत बिल्स लेकर आई है, जो बिल्स सिर्फ अपने मफाद के लिए लेकर आई है, वो मेरी और अज़हर भाई की मशावरत हो चुकी है। इनकी टीम उनको तैयार करी और इंशाअल्लाह ताला जल्द सारे के सारे बिल्स हम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने लगे और इस हुकूमत को बताने लगे कि आप फॉर्म 47 पर आएँ, ना आपकी कोई बिल हमें मंजूर है और ना हम आपकी किसी रिट को मानते हैं। अज़हर भाई बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।